हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोग संतृप्त और संतृप्त अति संतृप्त तक पढ़े थे, ठीक है। और आज हम लोग शुरू करते हैं। सुनिए, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला है विले बटे विलयन, विले की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुना 100। इससे जो निकलेगा आपका विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। ऐसे सांद्रता का मतलब गाढ़ापन, ठीक है। कि कोई चीज़ अगर घोल के रखे हैं, पानी में चीनी डाल दिए, चीनी कितना परसेंटेज है वो निकलता है, तो ये होता है सांद्रता। अगर चीनी कम डाला हुआ है, मान लिया 5% निकला सांद्रता, मतलब 100 पानी था, अब 5 क्या है चीनी, 5% सांद्रता हो गया, ठीक है। मतलब चीनी उसमें कम है। अगर निकल गया 80% सांद्रता, तो 80 चीनी है, 100 पानी, हाँ ठीक है, तो वो परसेंटेज निकलता है। तो विलयन की सांद्रता याद रखना है, विलयन की सांद्रता विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुना 100, गुना 100, ठीक है। अब देखिए आगे, विलय की मात्रा के अनुसार विलयन कितने प्रकार के? विलय की मात्रा के अनुसार विलयन 2 प्रकार के, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो विलयन देखिए 3 प्रकार से बटा है, ठीक है। विलयन कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक तो सांद्रता के आधार पे हम लोग पिछले क्लास में संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, ठीक है। और एक विलय के उपस्थिति के आधार पे बताए थे समांगी और विषमांगी। और यहाँ पे विलयन विलय की मात्रा के अनुसार तनु विलयन और सांद्र विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन किसको कहेंगे? तो वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो, जिसमें विलय की मात्रा कम, वो तनु विलयन है। कैसा है? तनु विलयन। तनु मतलब पतला ही होता है, तनु विलयन। सांद्र विलयन है तो वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, विलय की मात्रा अधिक, वो सांद्र विलयन यानी गाढ़ा होता है, ठीक है। अब आइए, विलयन को हम अलग कैसे कर सकते हैं? विलयन को अलग करने की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। विलयन को अलग करने की विधि, ठीक है। विलयन को अलग करने की विधि, तो 5 तरह से इसको हम अलग करते हैं। विलयन को अलग करने की विधि 5 विधि है। पहला विधि सुनिए, रवाकरण। पहला विधि क्या है? रवाकरण, ठीक है, हाँ, क्रिस्टलाइजेशन। तो इस विधि के अनुसार मिश्रण को गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है, ठीक है। रवाकरण में क्या करते हैं? मिश्रण को गर्म करके तुरंत ठंडा कर लीजिए, गर्म करके ठंडा कर लीजिए। कोई भी चीज़ गर्म करके ठंडा कीजिएगा ना, तो कैसा ठोस आकार का क्रिस्टलाइजेशन बनेगा, और फिर उसको अलग कर लीजिए। तो रवाकरण मतलब होता है क्रिस्टलाइजेशन, मतलब ठोस बना के अलग कर लीजिए। तो याद रखिएगा, रवाकरण में क्या करते हैं? मिश्रण को गर्म करके, अच्छा बताइए, मिश्रण को गर्म करेंगे तो पिघलेगा ही, और उसको जब ठंडा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? ठोस जैसा बन जाएगा। तो कोई भी मिश्रण है उसको गर्म कीजिए और तुरंत ठंडा कर लीजिए, तो ये कौन सा विधि हो जाएगा? रवाकरण विधि द्वारा आपका मिश्रण क्या होगा? अलग हो जाएगा, मिश्रण अलग हो जाएगा। इस विधि से, रवाकरण विधि से बताइए किसको अलग करते हैं? तो रवाकरण विधि से अकार्बनिक पदार्थों को अलग करते हैं। अकार्बनिक पदार्थ, हाँ, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो, तो अकार्बनिक पदार्थ, कोई भी 2 अकार्बनिक पदार्थ है उसको हम रवाकरण विधि से क्या कर सकते हैं? अलग। तो रवाकरण में क्या करते हैं? गर्म करके ठंडा कर लेते हैं, गर्म करके, हाँ, की पॉइंट इतने याद रखना है, रवाकरण में गर्म करके ठंडा कर लेते हैं और उसको हम अलग कर लेते हैं। अगला विधि देखिए क्या है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन से हम लोग मिश्रण को कैसे अलग करते हैं? ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन सुन लीजिए किस में प्रयोग होता है। इस विधि से ऊर्ध्वपातित पदार्थ को अलग किया जाता है। कौन सा? ऊर्ध्वपातित, हाँ। इस विलयन में कोई एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ होना चाहिए।
तो ऊर्ध्वपातन किस में लगाएंगे? जिसमें ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो, ठीक है। जिस विलयन में 1 बिलियन, दोनों बिलियन नहीं, 1 बिलियन ऊर्ध्वपातित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 बिलियन अगर ऊर्ध्वपातित है तो उसको हम ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे कपूर को जब हम अलग करते हैं ना, तो कपूर को अलग करने में कौन सा विधि? ऊर्ध्वपातन, क्योंकि कपूर ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन किस विधि से अलग करते हैं? तो आयोडीन को हम लोग निकालते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। और किसको? गंधक। सल्फर को भी हम लोग विलयन से अलग करेंगे, ऊर्ध्वपातन। आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म किस विधि से अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि से। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन ऊर्ध्वपातन विधि से ये सबको अलग करेंगे। और ये सभी के सभी ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। क्वेश्चन भी पूछता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित है? तो याद रखना है कपूर, आयोडीन, गंधक, आइडोफॉर्म, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सारे के सारे पदार्थ ऊर्ध्वपातित है। इसको हम ऊर्ध्वपातन विधि से अलग कर सकते हैं। अगला विधि देखिए क्या है? आसवन, ठीक है। अगला क्या है? आसवन विधि है। क्या है? आसवन विधि। कौन है? आसवन। अब सुनिए, इस विधि द्वारा मिश्रण को गर्म कर ठंडा किया जाता है। इस विधि द्वारा मिश्रण को गर्म करके ठंडा किया जाता है। हाँ, ठीक है। अब देखिए, गर्म करके ठंडा किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन भी था। क्या? गर्म करके ठंडा करते हैं, रवाकरण, लेकिन वो किसके लिए? तो अकार्बनिक पदार्थ के लिए, ठीक है। गर्म करके ठंडा करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, वो अकार्बनिक है। यहाँ पर गर्म करके ठंडा करेंगे, आसवन कहलाएगा कब? इस विधि का प्रयोग हम लोग अशुद्ध जल को शुद्ध करने में करते हैं। अशुद्ध जल को शुद्ध करने में, ठीक है। ये लिक्विड को अलग करने में करते हैं। अशुद्ध जल को शुद्ध हम लोग आसवन विधि के द्वारा करते हैं, ठीक है। कौन विधि से? आसवन विधि से अलग करते हैं, ठीक है। गर्म करके ठंडा कर लेते हैं। आसवन विधि में क्या करते हैं? गर्म करके ठंडा कर लेते हैं। और इस विधि में हम लोग अशुद्ध जल को शुद्ध करने में करते हैं। उसके बाद है परभाजी आसवन। क्या है? परभाजी आसवन। क्या है? परभाजी आसवन। तो परभाजी आसवन सुनिए, इस विधि में वैसे मिश्रण अलग किए जाते हैं जिसका क्वथनांक में अंतर बहुत कम हो। क्वथनांक में अंतर बहुत कम हो। क्वथनांक में अंतर बहुत कम हो। क्वथनांक में अंतर तो कौन लगेगा? परभाजी आसवन, ठीक है। परभाजी आसवन। देखिए, आसवन जो था उसमें भी क्या था? अशुद्ध जल को शुद्ध कर रहे थे ना, अशुद्ध जल को शुद्ध कर रहे थे। अब परभाजी आसवन जो है, इसमें वैसे मिश्रण अलग किए जाते हैं जिसका क्वथनांक में अंतर बहुत कम है। यानी दोनों मिश्रण जो इसमें है लिक्विड ही है। क्या है? लिक्विड रहेगा। मान लीजिए एगो 80 पे खौल रहा है और एक 82 पे खौल रहा है, तो बहुत कम क्वथनांक का अंतर क्या है? बहुत कम है। तो इसको हम लोग परभाजी आसवन से लगाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, जिसमें जिस मिश्रण के क्वथनांकों में अंतर बहुत कम है उसको हम परभाजी आसवन। परभाजी आसवन से बताइए क्या हम लोग निकालते हैं? पेट्रोलियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम के जो भी उत्पाद हैं परभाजी आसवन के द्वारा शुद्ध करते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम के जो भी उत्पाद हैं सबको हम लोग परभाजी आसवन से शुद्ध करते हैं। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल, ग्रीस, बेसिलीन, बॉडी लोशन, ये सभी के सभी हम लोग शुद्ध करते हैं परभाजी आसवन, ठीक है। ये सभी परभाजी आसवन। इन सभी का क्वथनांक में अंतर क्या होता है? बहुत कम। तो क्वथनांक में अंतर कम हो तो परभाजी आसवन, परभाजी आसवन। जल को शुद्ध करेंगे आसवन विधि, जल को शुद्ध करेंगे आसवन। पेट्रोलियम को शुद्ध करेंगे परभाजी आसवन, ठीक है। और अंतिम देखिए पांचवा है निष्पंदन, जिसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, निष्पंदन यानी फिल्ट्रेशन। तो ये क्या होता है? जमीन के अंदर भूस्थलीय जल निष्पंदन द्वारा शुद्ध होता है, ठीक है। जमीन के अंदर जो पानी जा रहा है, ऊपर तो गंदा पानी है, बट अंदर जाने के बाद क्या होता है?
साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है ना पानी। तो जमीन के अंदर क्या होता है, भूस्थलीय जल निष्पंदन द्वारा शुद्ध होता है। जमीन जो है, भूमि भी क्या कर देता है, फिल्ट्रेशन करता है। क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। तो जमीन के अंदर भूस्थलीय जल जो शुद्ध होता है, याद रखिए भूस्थलीय जल किस विधि द्वारा शुद्ध होता है, फिल्ट्रेशन, निष्पंदन के द्वारा शुद्ध होता है। ठीक है, किसके द्वारा, निष्पंदन। उसके बाद आइए अवस्था परिवर्तन। कौन सा, अवस्था परिवर्तन। तो सुनिए, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। तो ठोस को जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव। और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा। ठीक है, तो ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा। इस क्रिया को दर्पण बोलते हैं। ठोस को गर्म करने पे द्रव बन रहा है, इस क्रिया को दर्पण यानी मेल्टिंग। ठीक है, हाँ। द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, इस क्रिया को वाष्पन। द्रव से गैस बनना वाष्पन, वेपोराइजेशन। और ठोस से द्रव बनना दर्पण, ठोस से द्रव बनना दर्पण यानी मेल्टिंग। ठीक है, ठोस से सीधा गैस बनना ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधा गैस बनना ऊर्ध्वपातन, गैस से सीधा ठोस बनना निक्षेपण, गैस से सीधा ठोस बनना यानी निक्षेपण को बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन। ठोस से गैस बनना, ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। और गैस से ठोस निक्षेपण, गैस से ठोस निक्षेपण। अब देखिए, द्रव को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, ठोस। द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस, इसको क्या बोलते हैं, हिमीकरण, फ्रीजिंग। द्रव को ठंडा करेंगे ठोस, और इस क्रिया को हिमीकरण यानी फ्रीजिंग। गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव, गैस को ठंडा करेंगे द्रव, इसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। उसके बाद देखिए, तो प्रमुख ऊर्ध्वपातित पदार्थ याद रखिएगा, बहुत पूछता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ अभी बता चुके हैं, कपूर, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, आयोडीन, आइडोफॉर्म, आयोडीन और नौसादर। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और नौसादर जिसका फॉर्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड, नौसादर को ही अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो नौसादर भी क्या है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ठीक है, ये सभी को गर्म करने पे सीधे क्या बनता है, गैस, सीधे गैस यानी वाष्प में बन जाता है। ठीक है, अब आइए, ठोस जो है जिस ताप पर पिघलने लगे, ठोस को आप ताप दीजिएगा तो क्या बनेगा, द्रव। ठोस को आप गर्म कीजिएगा तो द्रव बनेगा। तो ठोस जिस ताप पर आप ताप दिए जा रहे हैं, ठोस को ताप दिए जा रहे हैं, एक टाइम आएगा कि वो क्या होगा, पिघलना शुरू करेगा ना। तो ठोस जिस ताप पर पिघलने लगे उस ताप को बोलेंगे द्रवनांक, बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, या इसी को गलनांक बोलते हैं। ठीक है, ठोस जिस ताप पर द्रव बनने लगे उस ताप को गलनांक बोलेंगे यानी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु। द्रव को गर्म कीजिएगा, द्रव को गर्म करने पर गैस बनता है, द्रव को गर्म करने पे गैस। द्रव को ताप देते रहिए, एक टाइम आएगा वो गैस बनना शुरू हो जाएगा। तो द्रव जिस ताप पर उबलने लगे, द्रव जिस ताप पे उबलने लगे उसको बोलिएगा क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, द्रव को ठंडा कीजिएगा तो क्या बनेगा, ठोस। द्रव को ठंडा कीजिएगा तो ठोस, द्रव को ठंडा कीजिएगा। ठीक है, तो द्रव जिस ताप पर ठोस बन जाए, द्रव जिस ताप पर ठोस बन जाए उसको बोलेंगे हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। द्रव जिस ताप पर ठोस बने उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक। ठीक है, और वहीं गैस को आप अगर ठंडा कीजिएगा तो क्या बनेगा, द्रव। गैस को ठंडा कीजिएगा तो द्रव। तो जिस ताप पर गैस द्रव बन जाए,
जिस ताप पर गैस द्रव बन जाए तो उसको हम लोग संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन। हाँ, तो गैस द्रव बनने लगता है यानी ओस बनने लगता है। ओस, गैस को आप ठंडा कीजिए तो क्या बनने लगता है? ओस। और द्रव को ठंडा कीजिए तो वो जमने लगता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब याद रखिएगा पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना? 373। केल्विन में 373। फ़ारेनहाइट में कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री। रोमर में कितना? 80 डिग्री रोमर। 80 रोमर। तो पानी का क्वथनांक याद रखिए 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373 केल्विन, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और रोमर में 80 डिग्री। ठीक है, तो बाष्पन और क्वथनांक में अंतर सुन लीजिए। बाष्पन और क्वथनांक बहुत इंपॉर्टेंट है। बाष्पन और क्वथनांक। तो बाष्पन जो है किसी भी ताप पर होता है। बाष्पन का कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है। बाष्पन किसी भी ताप पर होना शुरू हो जाएगा। क्वथनांक की बात करें तो एक निश्चित ताप पर क्वथनांक होता है। एक निश्चित ताप पर क्वथनांक क्या होता है? एक निश्चित ताप होता है ना। ठीक है, क्वथनांक एक निश्चित ताप पर होता है। बाष्पन का कोई फिक्स ताप नहीं होता। ठीक है, बाष्पन केवल ऊपरी सतह पे होता है। बाष्पन किसी बर्तन में, कटोरा में अगर पानी रख दीजिएगा, बाष्पन जो होगा वो ऊपरी सतह से ही होगा। बाष्पन केवल ऊपरी सतह से। वहीं क्वथनांक मतलब खौलना जो होता है द्रव के सभी स्थान से, पूरे पानी से पूरा खौलना शुरू हो जाता है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, तब क्वथनांक या द्रव के सभी स्थान पे होता है। तो बाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाला कारक, बाष्पीकरण की दर, ठीक है, मतलब कितना जल्दी बाष्पीकरण हो जाएगा या फिर स्लो बाष्पीकरण होगा, तो इसको प्रभावित करने वाला कौन कौन कारण है सुन लीजिए। अगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तापमान बढ़ेगा तो बाष्पन क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मौसम का ताप बढ़ रहा है, तापमान अगर बढ़ेगा तो बाष्पन भी बढ़ेगा। ठीक है, शुष्क मौसम में, मौसम कैसा है? शुष्क, सूखा हुआ मौसम है। मौसम सूखा हुआ है तो बाष्पन क्या होगा? बढ़ जाएगा। मौसम सूखा हुआ है तो बाष्पन बढ़ जाएगा। मौसम यदि आर्द्र है, मौसम क्या है? आर्द्र। मौसम यदि आर्द्र मतलब नमी ना, मौसम यदि आर्द्र है तो बाष्पन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, वो सोख ही नहीं पाएगा। ठीक है, मौसम यदि आर्द्र है, खुद मौसम में आर्द्र है तो बाष्पन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, वायु का वेग बढ़ने से बाष्पन क्या होगा? बढ़ जाएगा। वायु का वेग बढ़ने से बाष्पन बढ़ जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से बाष्पन बढ़ जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से बाष्पन बढ़ जाएगा। तो याद रखना है ये सब चीज़। क्वथनांक बता दीजिए। क्वथनांक जो है, दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। दाब बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाएगा। दाब घटाने पर क्वथनांक घट जाएगा। दाब को अगर घटा देंगे तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर, देखिए एग्जांपल लीजिए, प्रेशर कुकर। या फिर पहाड़ पर जाने पर खाना क्या होता है? देरी से बनता है। पहाड़ पर जाने पर खाना देरी से बनता है। वहाँ क्या होता है? ऊंचाई बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने पे वायु दाब क्या होता है? और जब वायु दाब घट जाएगा तो क्वथनांक घट जाएगा। क्वथनांक घट जाएगा। तो याद रखना है क्वथनांक में कि दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, दाब घटेगा तो क्वथनांक घटेगा। गलनांक, आइए मेल्टिंग पॉइंट, अगर दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा। गलनांक में अगर दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। जैसे ग्लेशियर के नीचे से पिघलना, ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर का नीचे से पिघलना, क्योंकि नीचे दाब क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, जहाँ दाब ज़्यादा वहीं पे क्या होगा?
जहाँ दाब ज़्यादा रहेगा वहाँ पे दाब अगर बढ़ गया तो गलनांक घटेगा, दाब बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा। हाँ, तो ग्लेशियर के नीचे से पिघलना, क्योंकि नीचे दाब क्या होता है, ज्यादा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखना गलनांक में दाब बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा, और यदि दाब घटेगा तो गलनांक बढ़ेगा, दाब घटेगा तो गलनांक बढ़ेगा। बढ़ेगा। ध्यान रखना गलनांक में उल्टा होता है। अब आइए, जब पानी में अशुद्धि मिलाया जाए, जब पानी में अशुद्धि मिलाया जाए तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। जब पानी में अशुद्धि मिला देंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। जब बर्फ में नमक मिलाया जाए तो उसका गलनांक घट जाएगा, उसका गलनांक घट जाएगा। गलनांक घट जाएगा मतलब क्या होता है, देरी से पिघलेगा। हाँ, देरी से वो गलेगा, देरी से। ठीक है, जब बर्फ में नमक मिला देंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, गोताखोर जो होता है, गोताखोर अगर अधिक गहराई में जाता है तो क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। अधिक गहराई नीचे जा रहा है तो हल्का चीज लेके जाता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। अगर कम गहराई में जाएगा, कम गहराई में, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो लेकर जाएगा ही। और ये ध्यान रखना है कि अधिक गहराई जा रहा है कि कम गहराई, हीलियम होता है हल्का और नाइट्रोजन होता है भारी। अगर अधिक गहराई ज़्यादा नीचे जा रहा है तो हल्का चीज़ लेके जाएगा, हीलियम लेके। अगर कम गहराई पे जा रहा है तो भारी चीज़ लेके जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, पर्वतारोही जो होता है, पर्वत पे चढ़ने वाला, वो क्या लेके जाता है, हल्का चीज़ लेके जाएगा, हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक है, अब वहीं वायुयान के टायर में, वायुयान के टायर में क्या लेके जाएगा, वो भी वायुयान के टायर में हीलियम ही भरा जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल के सिलेंडर में, हॉस्पिटल के सिलेंडर में क्या होता है, हीलियम ही होता है, ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम। तो आज के लिए क्लास समाप्त करते हैं और ये टॉपिक भी समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग परमाणु संरचना से शुरू करेंगे।